हेलो एवरीवन, मैं हूं तनीषा रंजन और आप देख रहे हैं लॉ ऑफ लैंड। चलिए, आज जो हम लोग डील करेंगे टॉपिक विच इज़ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो प्रोसीजर होता है वो कम्प्लीटली डील करेंगे। और वो सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 18 तक बेसिकली मेंशन किया गया है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो चलिए थोड़ा जस्ट ले लेते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता क्या है एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या क्या बात करता है, ताकि आपको आगे क्लियरली समझ में आ जाए। तो बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बात करता है जुवेनाइल्स के बारे में। जुवेनाइल का मतलब एनीवन हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 ईयर्स ऑफ एज से जो कम होते हैं उन्हें हम लोग जुवेनाइल बोलते हैं, या फिर लेमैन टर्म में आप लोग को पता होगा कि हम लोग ऐसे बच्चों जो माइनर होते हैं, जो आप लोग सुने होंगे कि वो माइनर था, उसने ये किया तो वो माइनर था तो उसे जेल नहीं हुआ, तो वो माइनर बच्चों के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दो चीज़ों के बारे में बात करता है। एक होता है जुवेनाइल डेलिक्वेंट के बारे में बात करता है एंड जुवेनाइल चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है और एक बात करता है जुवेनाइल डेलिक्वेंट के बारे में। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंट ऐसे होते हैं, ऐसे बच्चे जो 18 साल के नीचे होते हैं जिन्होंने किसी भी तरह का क्राइम किया हो। जिन्होंने किसी भी तरह का क्राइम किया है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है। और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जिनको प्रॉपर हाउसिंग नहीं मिल रहा है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रहे, जो एक चाइल्ड को रिक्वायर्ड होता है वो सब प्रॉपर बेसिक नेसेसिटी जो चाइल्ड का होता है, जैसे फूड हो गया, या न्यूट्रिशन हो गया, शेल्टर हो गया, क्या बोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई हो गया। तो ये सब चीज़ें जो बच्चों को नहीं मिलता है उन्हें हम लोग, और बहुत सारे दूसरे चीज़ें भी हैं, उन्हें हम लोग चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें आ गया ऑर्फन चाइल्ड हो गया, सरेंडर चाइल्ड हो गए, ठीक है, या फिर लॉस्ट चाइल्ड हो गए, जो भी बच्चे गुम हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे को चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोलते हैं। अब जो भी जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है, ऐसे बच्चे जिन्होंने क्राइम किया है, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया जाता है इनका, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इनका सुनवाई करता है। मतलब बेसिकली जनरल टर्म में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ट्रायल करता है और डिसीजन सुनाता है। और जो भी बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के होते हैं उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इसको डील करता है। इसका भी प्रोसीजर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। ठीक है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी डील करता है और ये बोलता है कि उस बच्चे के साथ क्या करना है। अगर अडॉप्शन करना है तो किसको, कहाँ अडॉप्शन कमिटी में भेजेंगे, कौन कौन बच्चे अडॉप्ट हो जाते हैं, तो जो भी है। तो ये जस्ट हो गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का। तो आज हम लोग दिस पार्ट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग चाइल्ड डेलिक्वेंट के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, पर ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जो भी बच्चों ने क्राइम किया है उनका जो प्रोसीजर होता है वो पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई 15 साल का कोई बच्चा है और उसने मर्डर किया है, ठीक है, मर्डर किया, तो अब उसे सज़ा मिलेगा कि क्या किया जाएगा, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डील करेगा। या फिर कोई 16 साल से ऊपर का कोई बच्चा है, या जैसे 16 ईयर्स 16.5, चलिए 16 साल और 6 महीने का कोई जुवेनाइल है, तो अब उसने मर्डर किया है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। या तो वो अडल्ट की तरह डील किया जाएगा, या तो फिर वो उसे जुवेनाइल की तरह डील किया जाएगा। ये भी हम लोग आगे के वीडियो में ये जो है वो कंप्लीट सेपरेट टॉपिक ही आ जाता है, वो भी हम लोग डील करेंगे। बट बेसिकली आज हम लोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जस्ट मिल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो ये जो है वो हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि आई बिलीव फ्लो चार्ट से जो चीज़ें सिंप्लीफाइड वे में समझ में आता है, वो चीज़ें बाकी चीज़ें जो हम लोग ऐसे लाइन वाइज या पैरा वाइज पढ़ते हैं थोड़ा मुश्किल होता है समझने में। फ्लो चार्ट में ईजिली समझ में आ जाता है, इसलिए फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। और आप देखिएगा कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं मैं हमेशा ही फ्लो चार्ट में पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली फ्लो चार्ट में पढ़ती हूँ और वही सेम चीज़ मैं आपको वीडियो में भी पढ़ाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि फ्लो चार्ट ज़्यादा ईजी है। एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई वेरियस अदर्स वीडियो, CRPC IPC कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एंड अदर लॉ टॉपिक से रिलेटेड मैं फ्लो चार्ट में पढ़ाई हूँ, तो आप आगे चेक कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो हमें क्लियर हो गया कि एक तो क्लियर हो गया कि जुवेनाइल जस्टिस किन किन बच्चों के बारे में बात करता है, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने क्राइम किया। एंड ये क्राइम IPC के अंदर भी आ सकता है, ये क्राइम एनी अदर लॉ के अंदर भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो IPC के अंदर क्राइम है उन्होंने वही क्राइम किया होगा। जैसे NDPS एक्ट के अंदर उन्होंने अगर ड्रग्स बेचा है तो ये भी एक क्राइम है।
तो आईपीसी के क्राइम से तो डील करता ही करता है, एंड जो अदर लॉ में जो भी क्राइम है उससे भी डील करता है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंट ऐसे बच्चे होते हैं जो 18 साल के नीचे होते हैं सबसे पहला, और जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने क्राइम किया। अब उन्होंने अगर क्राइम किया है तो अब उनका क्या सुनवाई होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब हम लोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले बात, अगर कोई भी बच्चा जो 18 साल के नीचे होता है और वो क्राइम किया जाता है तो उसका सुनवाई कौन करता है? कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं करता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करता है, उसे क्रिमिनल कोर्ट के पास नहीं लाया जाता है, उनको स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है विच इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डील करता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही डील करेंगे अंडर सेक्शन 10 एंड 18 तक इनके बेसिक प्रोसीजर दिया गया। सबसे पहला होता है एप्रीहेंशन बाय पुलिस। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर को, एप्रीहेंशन मतलब क्या हो गया, शक हो गया, ये उन्हें लग रहा है कि ये पर्टिकुलर बच्चे ने क्राइम किया होगा, तो वो एप्रीहेंशन, सबसे पहले पुलिस को एप्रीहेंशन होता है, या तो ये एप्रीहेंशन ओन से हो सकता है, या तो फिर ये थ्रू कंप्लेन हो सकता है, या ये थ्रू एफआईआर हो सकता है। जो भी है वो, अगर पुलिस को किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि किसी बच्चे ने कोई भी क्राइम किया है, तो अगर वो पुलिस के सामने आता है और वो नॉर्मल जुवेनाइल पुलिस नहीं होता, तो वो फिर क्या करते हैं, वो पुलिस ऑफिसर उस बच्चे को भेज देता है टू स्पेशल जुवेनाइल पुलिस। तो हर पुलिस स्टेशन में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर होते हैं, ये स्पेशल जुवेनाइल पुलिस के टीम होती है, एंड ऑल्सो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी होता है। तो पुलिस स्टेशन में दोनों चीज़ें होते हैं, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो सबसे पहले वो चाइल्ड को किसके पास, जुवेनाइल डेलिक्वेंट को भेज देती है टू स्पेशल जुवेनाइल पुलिस, या अगर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस नहीं है उस पुलिस स्टेशन में तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को भेज देती है। यहाँ पे मैंने साइड में रेड पेन से मैंने लिखा है कि कौन कौन से सेक्शन में, आप वो भी ध्यान देते जाइएगा एंड लिखते जाएगा। अब क्या होता है कि एक बार वो बच्चे को अगर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस के पास ले जाया जाता है तो ये ड्यूटी बनता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस या तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कि वो इन्फॉर्म करे, वो जो भी जुवेनाइल डेलिक्वेंट है उसके पेरेंट्स या गार्जियन को वो इन्फॉर्म करे। सबसे पहला क्या ड्यूटी होता है? पहला ड्यूटी होता है कि उनको बताया जाए, उनके पेरेंट्स और गार्जियन को, कि उनका जो बच्चा है वो हमारे पास है और क्या रीजन से है, उसने क्या किया है, क्यों उनके पास है। तो वो क्या होगा, पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा या तो पेरेंट्स को या तो वहाँ उसके जो भी गार्जियन है उसको दिया जाएगा। अब दूसरा ड्यूटी होता है, एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर खुद होता है। ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसा कोई बच्चा है, ये नाम है, जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होते हैं, बच्चे का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और क्या क्राइम के लिए वो अक्यूज्ड है, क्या क्राइम का एलिगेशन लगा हुआ है, वो सब इन्फॉर्मेशन प्रोबेशन ऑफिसर, अगर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं होता है तो अगेन इसी को ही इन्फॉर्म किया जाता है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाता है। अब क्यों इन्फॉर्म किया जाता है, व्हाट इज द रीजन, इनका इन्फॉर्मेशन इनको देने का, इनका क्या रोल है। तो अब ये जो है, एज सून एज इन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ये जो प्रोबेशन ऑफिसर या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है वो शुरू हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। और किस तरह का इन्वेस्टिगेशन, जो बैकग्राउंड चेक होता है ना, बैकग्राउंड चेक करते हैं उस बच्चे का। मतलब क्या हो गया कि वो एक, जैसे ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसने क्या क्राइम किया और ये सब किया, वो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो 2 वीक के अंदर, जिस दिन से उनको इन्फॉर्मेशन मिला उस दिन से 2 वीक के अंदर उनको क्या करना होता है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उनको जेजेबी के सामने, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना होता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या होता है, जो भी चाइल्ड होता है उसका सारा बैकग्राउंड चेक का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि वो बच्चा कहाँ पढ़ता है, उसके पेरेंट्स कहाँ रहता है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स का जॉब क्या है, वो बच्चे का किस किस के साथ मिलता है, किसके साथ नहीं मिलता है, क्यों, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई 15 साल का बच्चा है जिसने ड्रग्स बेचा है, ठीक है, तो वो कहाँ पढ़ता है, वो कोई स्कूल में पढ़ता है, और स्कूल में उसका दोस्ती उससे उससे 25 साल बड़े लोगों के साथ है जो ड्रग्स लेते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे एक सोशल बैकग्राउंड हो गया। पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स 24 आवर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, साथ में नहीं रहते। तो ये बैकग्राउंड चेक से पता चल रहा है कि गाइडेंस नहीं है पेरेंट्स का, काफ़ी। उसके बाद पता चल रहा है कि बहुत पुअर है, तो पैसे का ज़रूरत है इसलिए। तो ये सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि व्हाट लेड टू दिस क्राइम, व्हाट लेड टू दिस क्राइम, मतलब क्या हो गया कि इस क्राइम को क्या रीज़न था। तो सोशल इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि व्हाट लेड टू दिस क्राइम, मतलब मोटिव क्या था इस उस बच्चे का इस क्राइम को करने का। इसी बेसिस पे आगे जो है वो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो डिसीजन लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसका मैं बताऊंगी कि कहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। तो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर को इसलिए इन्फॉर्म किया जाता है ताकि वो तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन में लग जाए, बैकग्राउंड चेक में लग जाए, और एक रिपोर्ट विच इज नोन एज सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विद इन 2 वीक्स वो जुवेनाइल जस्टिस को सबमिट कर दे। तो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया कि जैसे ही जुवेनाइल पुलिस के पास उन्हें भेजा जाता है, जुवेनाइल पुलिस का ड्यूटी बनता है कि सबसे पहले वो इन्फॉर्म करे पेरेंट्स को, दूसरा इन्फॉर्म करे प्रोबेशन ऑफिसर को। एज सुन एज वो इन्फॉर्म कर देते हैं, और जिस टाइम से यहाँ पे डेट ऑफ एप्रीहेंशन, ठीक है, डेट ऑफ एप्रीहेंशन से, इस डेट से नहीं, इस डेट से नहीं, इस डेट से, डेट ऑफ एप्रीहेंशन के 24 घंटे के अंदर वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट को क्या लाया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जाता है विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्रीहेंशन। तो यहाँ पे ये क्लियर रखिएगा कि डेट ऑफ एप्रीहेंशन से आता है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ क्या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस के सामने जो रखा गया उस दिन का डेट नहीं, बल्कि डेट ऑफ एप्रीहेंशन। यहाँ पे एक कॉमन रूल है कि 24 घंटे में जो भी ट्रैवलिंग का जो टाइम होता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी जुवेनाइल डेलिक्वेंट है वो दिल्ली में पकड़ाया, पर केस कहाँ का है, केस है मुंबई का, एग्जांपल लीजिए, तो मुंबई का केस है, तो दिल्ली और मुंबई में जो ट्रैवलिंग का होता है, जैसे 24 आवर्स लग गया, कहाँ ट्रैवल करने में ही दिल्ली और मुंबई में लग गया 24, ये तो 24 आवर्स इंक्लूड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिल्ली में 2 बजे 2 AM को पकड़ाया, तो अब वो मुंबई पहुंचा 2 AM को नेक्स्ट डे, ठीक है, 1 तारीख, 1/5/23, ठीक है, और ये पहुंचा 2/5/23 को मुंबई। तो ऑलरेडी 24 घंटा हो चुका है, तो यहाँ से नहीं, अब ये टाइम से जो अपनी जुरिस्डिक्शन में वो पहुंचा, यहाँ के 24 आवर मतलब कि 2, 3, 5, 23, 3rd में 23 के 2 AM तक, 2 AM तक वो क्या कर सकते हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते थे। यहाँ जो ट्रैवलिंग आवर था वो एक्सक्लूड कर दिया गया। क्लियर है? तो ये जनरल रूल है कि जो ट्रैवलिंग आवर होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एज सून एज प्रोड्यूस किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 2 चीज़ देखते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि ये जो बच्चा आया है, अगर हम उसे रिलीज़ कर दें, अगर हम उसे रिलीज़ कर दें तो क्या इस बच्चे का कितना चांसेस हैं कि वो पर्टिकुलर बच्चा अननोन क्रिमिनल के साथ एसोसिएशन कर ले, या फिर उसे कोई मॉरल, या फिर उसे कोई फिजिकली उसे हानि पहुंचेगा, डेंजर होगा, फिजिकली साइकोलॉजिकली उसको कोई डेंजर होगा, मॉरली कोई डेंजर होगा, या फिर, और अगर हम उसे छोड़ दे तो इट विल डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो बच्चा पकड़ाया है ड्रग डीलिंग के केस में, तो अगर उसे छोड़ दिया जाएगा, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देख रहा है कि अगर हम लोग उसे छोड़ देंगे तो आगे जाके उस जो भी उसके डीलर है वो उसे जान से मार सकते हैं, तो उसको क्या है, फिजिकली इंजरी पहुंच सकता है। अगर जान से नहीं मारेंगे तो वो क्या उसे किडनैप कर सकते हैं, या फिर वो और क्रिमिनल से एसोसिएशन कर लेगा अपने बचाव के लिए, टैम्पर कर देगा एविडेंस को, जैसा केस टू केस होता है। पर अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ऐसा लगता है कि वो ये सब चीज़ें करता है या इट विल डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस, तो फिर वो क्या करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऑब्जर्वेशन होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देते हैं। तो एक ये चीज़ होता है कि जब भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कभी भी इम्प्रिजनमेंट जो होता है, इम्प्रिजनमेंट कभी नहीं किया जाता है बच्चों को, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। लास्ट रिजॉर्ट में इम्प्रिजनमेंट भेजा जाता है या जेल भेजा जाता है, वो लास्ट होता है। मतलब जो और कोई
ऑप्शन नहीं होता है या हीनियस क्राइम हो जाता है, तभी वो उन्हें इम्प्रिजमेंट होता है। अदरवाइज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो विच थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल पे बात करता है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल। रिफॉर्मेटिव का मतलब कि उन जो भी पर्टिकुलर डेलिक्वेंट है उनको रिफॉर्म करना, उनको अच्छा बनाना है, उनको सुधारना है। तो देर आर वेरियस प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट, जिसमें से एक रिफॉर्मेटिव प्रिंसिपल है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बेसिकली डील करता है रिफॉर्मेटिव टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में। इसलिए जब भी इम्प्रिजमेंट का आप सुनिएगा तो बहुत हीनियस क्राइम उन्होंने किया होगा तभी इम्प्रिजमेंट होता है। इट इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट जो दिया जाता है, अदरवाइज उनको ऑब्जर्वेशन होम या फिर ऐसा ही उनका जो इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन भी एक अलग टॉपिक है जो डील किया जाएगा, वो मैं सबकी वीडियो अलग अलग से लेके आऊँगी। पर अभी आप फिलहाल समझ लीजिए कि ऑब्जर्वेशन होम एक इंस्टीट्यूशन होता है जो डील करता है जुवेनाइल डेलिक्वेंट जहाँ पे रहते हैं, या प्लेस ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ऐसे बच्चों को लाया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि इन इन चीज़ों का चांसेस है, तो उससे बेल नहीं देते हैं, तब उसे बेल नहीं दिया जाता है और उस बच्चे को कहाँ भेजा जाता है, ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाता है। बेसिकली इट इज़ काइंड ऑफ हॉस्टल की तरह होता है जहाँ पे उन्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, रूम, उसके बाद फिर उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाता है, एवरीथिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे काउंसलिंग भी होता है, सब कुछ होता है। और अगर उन्हें लगता है कि ये सब जो कंडीशन है, अगर उन्हें लगता है कि ये सब कंडीशन नहीं होगा, कि वो क्या बोलते हैं, वो एसोसिएट नहीं करेगा क्रिमिनल से, उसने उसके साथ फिजिकली हार्म नहीं होगा, साइकोलॉजिकली हार्म नहीं होगा, या इट डज नॉट डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चे ने चोरी किया है, मोबाइल फ़ोन चोरी किया है, तो अगर वो उसे बेल भी मिल जाएगा तो वो वो कोई क्रिमिनल से एसोसिएट करने का चांसेस उसके पास कम होगा, या फिर उसके जान को या किसी भी तरह का इंजरी का खतरा कम होगा। तो उस केस में जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में बेल मिल जाता है, क्योंकि जहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि ऐसा कुछ हानि नहीं पहुंचेगा उस बच्चे को, तो फिर वो क्या होता है, तब बेल मिल जाता है। और एज सुन एज वो बेल मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है टू द प्रोबेशन ऑफिसर। यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर है ना, यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर आप देख सकते हो, तो इन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोबेशन ऑफिसर को क्या करना होता है, वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाते हैं। इसलिए अगर उस बच्चे को बेल मिल जाता है तो इसलिए तुरंत सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है टू द प्रोबेशन ऑफिसर हु इज ऑलरेडी मेकिंग क्या, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब बेल कुछ कंडीशन में दिया जाता है। हमेशा ही जो बेल होता है वो कंडीशन में दिया जाता है कि जैसे हम लोग मूवीज में देखे हैं कि तुम बिना बताए इस जगह को छोड़ के नहीं जाओगे, अगर जाना है तो तुम्हें पहले पुलिस से को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, जब भी बुलाया जाए तो तुम्हें आना पड़ेगा, जब भी कोर्ट बुलाएगा तो तुम्हें जहाँ पे भी बुलाएगा और जो भी लाने को बोलेगा, तो जो भी कंडीशन है, और इतने पैसे देने होंगे, जो भी सिक्योरिटीज बेसिकली हम लोग बोलते हैं, तो सिक्योरिटीज देने होंगे, उसके बाद बेल मिलता है। ठीक है, तो अब अगर वो पर्टिकुलर जुवेनाइल डेलिक्वेंट को बेल तो दे दिया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने, पर जो भी बेल का जो कंडीशंस है उसने फुलफिल नहीं किया है विद इन 7 डेज, मतलब बेल देने के 7 दिन, जैसे फर्स्ट मे को बेल मिला, ठीक है, फर्स्ट मे के 7 दिन बाद क्या, विद इन 7 डेज क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, तो अब सेवेंथ में 2023 जो है तक अगर उसने जो भी अपना कंडीशन है वो फुलफिल नहीं किया है, जैसे अगर सिक्योरिटी मनी वो डिपॉजिट नहीं किया है, या फिर उसने जो भी कंडीशन लिखा हुआ है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब वो 2 ऑप्शन होता है, तब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास 2 ऑप्शन होता है। सबसे पहला होता है वो मॉडिफाई करेगा बेल कंडीशन को, अगर सिक्योरिटी देने जितना, अगर 1000 रुपये का सिक्योरिटी है वो देने लायक नहीं है, तो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। या फिर वो क्या करेंगे, अगर वो मॉडिफाई उनको लगता है मॉडिफिकेशन से भी नहीं होगा, तो वो उस बच्चे को कहाँ भेज दिया जाएगा, उस जुवेनाइल डेलिक्वेंट को भेज दिया जाएगा टू ऑब्जर्वेशन होम, मतलब यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जब 20, ये जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे, इस स्लाइड में जो हम लोगों ने देखा वो किसके बारे में बात करें, इट इज़ विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर क्या क्या होता है, तो 24 आवर्स के अंदर या तो उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास लाया जाता है, तो या तो उन्हें बेल मिल जाता है, या तो ऑब्जर्वेशन होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर उनका रियल ट्रायल चलता है, जो हम लोग ऐसे क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं, या क्रिमिनल का हम लोग लेमैन टर्म में ट्रायल पढ़ते हैं, तो वो ट्रायल चलता है। पर यहाँ पे ऐसा कोई ट्रायल मेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इंक्वायरी बोला जाता है।
ठीक है। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या करेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इंक्वायरी करता है इनटू द मैटर, और ये एट में प्री के क्वेश्चंस में आते हैं और सिलेबस में भी है, उसके अलावा आपके लॉ स्कूल के लिए भी, तो ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंक्वायरी के लिए 4 मंथ्स जनरल क्या है, जनरल टाइम, जो जनरल ड्यूरेशन है इंक्वायरी में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड विद इन 4 मंथ्स उन्हें इंक्वायरी कर लेना होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो +2 मंथ्स का, जो +2 मंथ है, +2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाता है, उन्हें +2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाता है कि जस्ट इन केस अगर 4 महीने में नहीं हुआ तो और 2 महीने वो इंक्वायरी में लगा सकते हैं। तो अब ये इंक्वायरी कब से होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिस दिन उन्हें प्रोड्यूस किया गया है बिफोर जुवेनाइल जस्टिस, यहाँ पे देखिएगा, इस दिन से, जिस दिन से क्या, फ्रॉम प्रोडक्शन, जिस दिन से उन्होंने बच्चों उस जुवेनाइल डेलिक्वेंट को प्रोड्यूस किया है, इस दिन से इंक्वायरी शुरू हो जाता है। इस दिन के 4 महीने के अंदर, और अगर 4 महीने में नहीं होता है तो +2 मंथ्स, मोस्टली 6 महीने के अंदर जो इंक्वायरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये दिया गया है सेक्शन 14 में। मैं सेक्शन नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है, आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 क्राइम के बारे में बताया गया है, 3 तरह के क्राइम के बारे में बताया गया है। अब 3 तरह के क्राइम कौन से हैं, या तो वो पिटी क्राइम हो सकता है अगर उस जुवेनाइल डेलिक्वेंट ने पिटी क्राइम किया है, अगर उस जुवेनाइल डेलिक्वेंट ने सीरियस क्राइम किया है, और अगर उस जुवेनाइल डेलिक्वेंट ने हीनियस क्राइम किया है। तो अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इसे डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। पिटी क्राइम्स क्या होता है, अगर कोई भी क्राइम जो 2 साल के नीचे होता है, जो भी क्राइम जिसका पनिशमेंट 2 साल के नीचे होता है उसे हम लोग पिटी क्राइम्स बोलते हैं। सीरियस क्राइम ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनका पनिशमेंट 2 to 7 ईयर्स होता है, मतलब 2 साल से ऊपर और 7 साल तक का पनिशमेंट होता है। एंड हीनियस क्राइम होता है जिनका 7 ईयर्स से ऊपर तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, मतलब हैंग टू डेथ का पनिशमेंट होता है, तो उसे हम लोग हीनियस क्राइम बोलते हैं। तो ये डिफाइन किया गया है, पिटी क्राइम जिसका पनिशमेंट, ऐसे क्राइम जिनका पनिशमेंट 2 साल से नीचे होता है, सीरियस क्राइम जिनका पनिशमेंट 2 साल से 7 साल तक होता है, एंड हीनियस क्राइम जिसका पनिशमेंट 7 साल के ऊपर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ तक चलता है। ठीक है, तो इन ये 3 तरह के क्राइम का अब डिफरेंट तरह का इंक्वायरी होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स। अब इन्हें हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 16 ईयर्स, बिलो 16 ईयर्स, और दूसरा हो गया 16 ईयर्स से लेके 18, मतलब 16 साल से लेके 18 साल तक। ठीक है, तो अबव 16 एंड बिलो 18 यस। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि अगर जो 16 साल के नीचे होते हैं, या तो उन्होंने हीनियस क्राइम किया है, या तो उन्होंने सीरियस क्राइम किया है, या तो उन्होंने पिटी क्राइम किया है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, उन्हें एज अ जुवेनाइल ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, पर अगर कोई जुवेनाइल है और वो 16 साल और 18 साल के बीच का है, जैसे 16 ईयर्स 2 मंथ, 16 ईयर्स 7 मंथ, 17 ईयर्स, 17 ईयर्स 11 मंथ, या 17 ईयर्स 11 मंथ 29 डेज, 7 ईयर्स 11 मंथ 29 डेज, या तो ये क्या हो गया, ये भी एक दिन से 18 से कम है, तो ये भी आएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई जुवेनाइल होते हैं और उन्होंने क्या किया है, हीनियस क्राइम किया, हीनियस क्राइम मतलब ऐसे क्राइम जिसका पनिशमेंट 7 साल से ऊपर तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ होता है, अगर उन्होंने हीनियस क्राइम किया है तब वो जुवेनाइल की तरह, क्या वो जुवेनाइल की तरह भी हो सकते हैं, या फिर तब वो अडल्ट की तरह डील किए जाएंगे, एज इफ दे आर अबव 18, मतलब वो ऐसे डील किए जाएंगे, वो लॉ के सामने ऐसे होंगे कि वो 18 साल के ऊपर है। मतलब क्या हो गया, जो 16 साल के नीचे, चाहे उन्होंने जो भी क्राइम किया है उन्हें बच्चा ही माना जाएगा, पर अगर वो 16 साल और 18 साल के बीच में है और उन्होंने गंभीर क्राइम किया है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया, ये सब अगर उन्होंने किया है तो उन्हें ये माना जाएगा कि ऐसे वो बच्चे नहीं है, वो क्या है, 18 साल के ऊपर है। तो इसलिए अब ये आपको अगर क्लियर हो गया होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हीनियस क्राइम में 2 चीज लिखा हुआ है, एक 16+, मतलब 16+ ये वाला क्राइटेरिया होगा जहाँ पे वो अडल्ट की तरह ट्रीट हो सकते हैं, एंड 16- मतलब वो जुवेनाइल ही रहेंगे। तो अगर कोई भी
जुवेनाइल ने हीनियस क्राइम किया है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया, ये सब किया है, और वो 16 के अबव है, मतलब 17 साल के हैं या 16 ईयर्स 7 मंथ के हैं, जो भी मैंने यहाँ पे दिया है, तो अगर वो ये सब एज के हैं तो अब इनका अलग प्रोसेस होता है। तब क्या होगा, इंक्वायरी में सबसे पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा, जहाँ पे उनका अगेन बैकग्राउंड चेक होगा। वो ट्रायल नहीं कहलाएगा, पर प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा, जहाँ पे उनका देखा जाएगा कि उनका मेंटल कैपेसिटी एक 16 साल के बच्चे से नीचे का है कि एक एडल्ट की तरह उनका मेंटल कैपेसिटी है, फिजिकल कैपेसिटी क्या है, जो उन्होंने क्राइम किया, हीनियस क्राइम किया, उसका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग है या फिर एक अडल्ट का अंडरस्टैंडिंग है। बेसिस पे दो चीज़ डिसाइड होगा, एक डिसाइड होगा कि वो अडल्ट हैं और दूसरा डिसाइड होगा वो अडल्ट नहीं है। अगर ये डिसाइड हुआ कि वो अडल्ट नहीं है तो ये केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास ही रहेगा, और जो हमारे सीआरपीसी में सम्मन केस से रिलेटेड जो ट्रायल दिए गए हैं, जो प्रोसीजर दिए गए हैं सम्मन केस से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग जेजेबी अपना ट्रायल करेगा। और अगर ये डिसाइड होता है कि वो अडल्ट की तरह होंगे, उन्हें अडल्ट की तरह ट्राई किया जाएगा, तो वो फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो जेजेबी जो है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वो ट्रांसफ़र कर देता है ये केस को टू चिल्ड्रंस कोर्ट। अब ये चिल्ड्रंस कोर्ट क्या होता है, जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, जो भी क्रिमिनल कोर्ट जो हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम लोग क्रिमिनल कोर्ट देखते हैं, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसे हम लोग क्रिमिनल केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोर्ट ऑफ सेशन को ही चिल्ड्रन कोर्ट्स डिक्लेयर कर देता है, और ये इसका चिल्ड्रंस कोर्ट को डिक्लेयर करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर है जो अपनाना पड़ता है। हर एक कोर्ट को चिल्ड्रंस कोर्ट नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता है, और एक डिस्ट्रिक्ट में एक चिल्ड्रंस कोर्ट हो सकता है या 3-4 डिस्ट्रिक्ट में एक चिल्ड्रन कोर्ट हो सकता है। तो जो भी है वो अकॉर्डिंगली वो तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। पर यहाँ पे अगर वो अडल्ट की तरह उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोल दिया कि वो अडल्ट की तरह ट्राई होंगे, तो वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू चिल्ड्रंस कोर्ट। इसका भी कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसीजर है जो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट वीडियो में, मैं स्पेसिफिकली लेके आऊँगी विद फ्लो चार्ट अगेन। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये सब वीडियो जब भी आए, और बेल आइकन पे आप स्पेसिफिकली क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो आपको बार बार मेरे प्रोफाइल में जाके चेक नहीं करना होगा न्यू वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि अगर हीनियस क्राइम होगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब क्या है, अब आता है अगर सीरियस क्राइम है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही देखा कि ये सीरियस क्राइम कौन होते हैं, ऐसे क्राइम जिनका पनिशमेंट 2 साल से लेके 7 साल तक होता है। तो क्या क्या, फॉर एग्जांपल थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गए, तो ये सब वन ऑफ द एग्जांपल्स होते हैं ऑफ सीरियस क्राइम। ठीक है, तो अगर कोई भी ये आईपीसी के अंदर है, आईपीसी के अलावे भी डिफरेंट लॉज में अगर ऐसे क्राइम है जिनके पनिशमेंट 2 साल से लेकर 7 साल तक है, तो वो सीरियस क्राइम होते हैं। तो अगर कोई जुवेनाइल डेलिक्वेंट या कोई 18 साल का जुवेनाइल ऐसे सीरियस क्राइम करता है, तो सिंपली इसमें क्या होता है, उससे ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास ही रहता है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसका ट्रायल कैसे करेगा, सम्मन केस के का जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है ट्रायल का, उसके बेसिस पे या उसी के जैसे वो ट्रायल करेगा। तो ये अगेन यहाँ पे हीनियस सीरियस क्राइम कौन कौन कर सकता है, यहाँ पे हीनियस क्राइम का ट्रायल कौन कौन कर सकता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कर सकता है, एंड चिल्ड्रंस कोर्ट कर सकता है, जब वो डिक्लेयर कर दे कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट है ही शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट। यहाँ पे सीरियस क्राइम का कौन करेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करेगा। अगेन पेटी क्राइम्स मतलब क्या हो गया, छोटा मोटा क्राइम हो गया, नॉन सीरियस क्राइम हो गया, जिनका पनिशमेंट 2 साल से नीचे, जैसे ड्रंक ड्राइविंग हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो अब उसमें 2 ऑप्शन होता है। अब देखा जाता है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 4 ऐसे, तो इंक्वायरी का कितने दिन में इंक्वायरी कंप्लीट हो जाना चाहिए, इंक्वायरी कंप्लीट हो जाना चाहिए 4 महीने में, और एक्सटेंशन कितना मिलता है, 2 महीने का, मतलब टोटल क्या हो गया, 6 महीने का इंक्वायरी होना चाहिए। तो यहाँ पिटी क्राइम्स में अगर जो भी पुलिस ऑफिसर है, जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर, वो इंक्वायरी 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाते, उनको 6 महीने से ज़्यादा लगता है इंक्वायरी करने के लिए, तो ये केस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पेटी क्राइम से छोटे मोटे क्राइम है, और उसमें भी आपको 6 महीने से ज़्यादा टाइम लग रहा है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो फिर इसका मतलब ये अज्यूम कर लिया जाता है कि दैट क्राइम हुआ नहीं है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है इंक्वायरी के लिए। नेक्स्ट इज समरी केस। तो अगर इंक्वायरी टाइम पे हो जाता है, ये ऑन टाइम हो जाता है, मतलब क्या हो गया, 6 मंथ के विद इन हो जाता है।
6 मंथ्स के 6 महीने के अंदर हो जाता है, देन क्या होता है, तब ये पेटी क्राइम्स पे ट्रायल शुरू होता है इंक्वायरी के बाद। ट्रायल, और किस तरह का ट्रायल होगा, अगेन समरी केस का ट्रायल होगा, ठीक है। इंक्वायरी का हो गया। अब इंक्वायरी के बाद वो ट्रायल चलता है, जो हम लोगों ने देख लिया, समरी ट्रायल चलता है, समन ट्रायल चलता है सीआरपीसी के अंदर। अब ट्रायल के बाद ये अब पोस्ट इंक्वायरी हो गया। अब इंक्वायरी के बाद क्या होता है, ट्रायल के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है कि अगर इंक्वायरी के बाद ये पता चलता है कि कोई ऑफेंस उन्होंने नहीं किया, जो भी जुवेनाइल है, जिन पे एलिगेशन लगे हैं, जो भी अक्यूज्ड है, उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो नो, उनका एक्विटल का ऑर्डर पास कर देता है। कौन करता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कर देते हैं। अब नेक्स्ट हो गया कि अगर जुवेनाइल इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट में ये पता चला, क्या पता चला, कि वो जो भी जुवेनाइल डेलिक्वेंट है या जो भी अक्यूज्ड है जुवेनाइल डेलिक्वेंट का, जिस पे इंजाम लगा है अपराध करने का, क्राइम करने का, वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। मतलब ऐसा कोई बच्चा है जो इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2 बच्चों के बारे में बात करता है, एक जुवेनाइल डेलिक्वेंट और दूसरा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंट कौन होते हैं, जो क्राइम करते हैं, और नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जिन्हें नेसेसिटीज का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो अगर इंक्वायरी के बाद ये पता चलता है कि वो जो भी बच्चा है वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का है, या उसे चाइल्ड इन नीड वो इस कैटेगरी में आता है, तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो किसको रेफर कर देता है, वो रेफर कर देता है टू चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को रेफर करता है। यहाँ पे हमने देखा था ना, इन पे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी काम करता है, इन पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया, अगर उस बच्चे, अब रिपोर्ट में अकॉर्डिंग टू इंक्वायरी रिपोर्ट, उस जुवेनाइल ने, 18 साल के नीचे के बच्चे ने क्या किया है, हीनियस क्राइम किया है, मतलब मोर देन 7 ईयर्स का पनिशमेंट वाला क्राइम किया है, और वो 16 साल के ऊपर है। मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि वो अडल्ट है या नहीं है। तो अगर अडल्ट नहीं है, जैसे अगर अडल्ट होता तो चिल्ड्रंस कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दिया जाता, अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास है तो ये क्या हो रहा है, वो अडल्ट नहीं है। तो अगर वो अडल्ट नहीं है तो वो ऑर्डर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऑर्डर पास करेगा, वो अपना जजमेंट देगा कि उसने ये क्राइम किया है, एंड इंडिविजुअल केयर प्लान बनाएगा। इंडिविजुअल केयर प्लान में क्या इंक्लूड होता है कि उसका रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, वो अगर उसे काउंसलिंग का ज़रूरत है तो उसे काउंसलिंग दिया जाएगा, या जो भी उसका इंडिविजुअल केयर प्लान का मतलब क्या होता है, हम लोग कौन सा थ्योरी ऑफ पनिशमेंट फॉलो करते हैं। हाँ, जैसे रिफॉर्मेटिव, मैंने पहले बोला रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अच्छा बनाना, सुधार करना। तो इंडिविजुअल केयर प्लान में क्या बोला जाता है, वही सुधार करने का प्लान बताया जाता है कि वो पर्टिकुलर जुवेनाइल जो 16 साल के ऊपर है और उसने हीनियस क्राइम किया है, और यहाँ पे क्लियर कि वो अडल्ट नहीं है, तब उसको सुधार, बेटर सोसाइटी को वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, जब वो मेजर हो जाएगा क्या सुधार कर सकता है, उसे रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं। अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो उसे साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा जाएगा, या मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा, या उसे काउंसलिंग, किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है तो उसे काउंसलिंग दिया जाएगा, जो भी है प्रॉपर इंडिविजुअल केयर प्लान बनेगा। अगर, और नेक्स्ट हो गया, अगर इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है दोनों में से कोई भी पार्टी, तो फिर वो अपील कर सकते हैं टू सेशन कोर्ट, और जो दिया गया है सेक्शन 101 में। ये क्लियर है। लास्ट आता है, अगर पेटी क्राइम किया है मतलब 2 साल से नीचे, अगर हीनियस क्राइम किया है मतलब 2 to 7 ईयर्स, सीरियस क्राइम किया है प्लस, तो सीरियस क्राइम किया है जो 16 साल के ऊपर, सॉरी, जो 16 साल के नीचे है, 16 साल के नीचे है, 16 साल के ऊपर तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो अब अगर उस बच्चे ने या तो पिटी क्राइम किया है, या तो सीरियस क्राइम किया है, या तो हीनियस क्राइम किया है, जो भी इंक्वायरी के बाद ये पता चलता है कि उसने पिटी क्राइम किया है, या इंक्वायरी के बाद ये पता चलता है कि उसने सीरियस क्राइम किया है, या इंक्वायरी के बाद ये पता चलता है कि उसने हीनियस क्राइम किया है, तो अगेन सेम चीज़ होता है, ये ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि हाँ, इस बच्चे ने इस दिन ये ऑर्डर, सॉरी, क्राइम किया है, पिटी है, सीरियस है, हीनियस है, जो भी नेचर ऑफ क्राइम होगा। प्लस उसके साथ इंडिविजुअल केयर प्लान यहाँ पे भी बनता है। इंडिविजुअल केयर प्लान का मीनिंग सेम होता है, रिफॉर्म करने का जो भी प्लानिंग होता है, और जो भी उस पर्टिकुलर बच्चे को रिक्वायर्ड होता है वो बता दिया जाता है। अगेन यहाँ पे अपील टू द चिल्ड्रंस कोर्ट। देखिए यहाँ पे ये, अगर आपका एग्जामिनेशन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये आ रहा है, तो ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन
आ जाते हैं, क्योंकि देखिए सेशन कोड भी सेम है, चिल्ड्रन कोड भी सेम है। मतलब कैसे सेम है? अब कोड ऑफ जो सेशन है या सेशन कोड को ही डिक्लेयर कर दिया जाता है चिल्ड्रंस कोड, ठीक है। और क्या है, ये तो सेशन कोड है ही, पर यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम दोनों ही सेम है, पर जैसे फॉर एग्जांपल आपके आपके स्टेट में 5 डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट है, एक ही को डिक्लेयर किया गया है, एक ही कोर्ट ऑफ सेशन को सेशन चिल्ड्रंस कोर्ट डिक्लेयर किया, बाकी क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन है या सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, और 5 डिस्ट्रिक्ट का एक चिल्ड्रंस कोर्ट है, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट का एक चिल्ड्रंस कोर्ट है। तो इस केस में अगर ये डिस्ट्रिक्ट का है, ये डिस्ट्रिक्ट का केस है, तो इस केस में किसको जाएगा, इसको जाएगा, चिल्ड्रंस कोर्ट को। बट इस केस में इस डिस्ट्रिक्ट का केस है तो इसी में जाएगा। इसलिए भले चिल्ड्रंस कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन ही होता है, पर यहाँ पे जब आपका स्पेसिफिकली लिखा गया है कि चिल्ड्रंस कोर्ट है, तो आपको यहाँ पे चिल्ड्रंस कोर्ट ही मेंशन करना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ सेशन अगर ऑप्शन में और आप वो टिक कर रहे हो तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहीं पे कंफ्यूजन अराइज होता है, ठीक है। तो इस केस में आप अपील, अगर दोनों पार्टी में से कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो अपील कर सकता है टू चिल्ड्रंस कोर्ट। अगेन वो दिया गया है सेक्शन 101, और कितने दिन में अपील कर सकता है, विद इन 30 डेज। तो आई होप आपको ये पूरा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो प्रोसीजर था सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 18 तक, एंड ऑल्सो अपील जो है उनसे रिलेटेड अपील 101 में दिया गया है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। फ्लो चार्ट में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो भी टॉपिक है उन्हें समझाने का कोशिश करूंगी और आपके सामने लेके आऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, यू गेट द notification of my new videos. Thank you.